दोस्तों ये वीडियो है 40 साल पहले के चाइना का और ये वीडियो है आज के चाइना का। सिर्फ 40 सालों में चाइना ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है। आज हम इसी को समझने वाले हैं। दोस्तों लाख बुराइयां होंगी चाइना में, लेकिन वो खुद को विश्व गुरु नहीं कहता। इस वीडियो में हम चाइना की बुराई नहीं करेंगे, न ही उसकी तारीफ में अंधे हो जाएंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ चाइना की अच्छी चीजों को देखेंगे ताकि हम उनसे कुछ सीख सके और अपने देश को उस लेवल तक डेवलप कर पाए जहाँ पर हमें होना चाहिए था। और एक बात दिल से बोल रहा हूँ, अपने देश का फ्यूचर सिर्फ पॉलिटिशियंस के भरोसे छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिशियंस या तो पुरानी सोच में अटके हुए हैं या फिर कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज की पॉलिटिक्स में। और अगर हम अपने देश के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं तो हमें चाइना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब आपका सवाल होगा, सिर्फ चाइना से ही क्यों? सिंगापुर क्यों नहीं? यूएसए क्यों नहीं? जापान क्यों नहीं? जर्मनी क्यों नहीं? दोस्तों क्योंकि इंडिया और चाइना में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। पॉपुलेशन के मामले में हम चाइना के बिल्कुल करीब हैं। 1980 तक चाइना और इंडिया सेम जगह थे, बल्कि चाइना इंडिया से ज्यादा गरीब था। उसकी हालत हमसे ज्यादा खराब थी। चाइनीज लोगों को प्रॉपर खाना तक नहीं मिलता था। भुखमरी और गरीबी, चाइना ने ये सब फेस किया है। लेकिन आज चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आज चाइना की डेवलपमेंट देख लो, वो कितने आगे निकल गए हैं और हम कितने पीछे रह गए हैं। इसीलिए चाइना की आज की ग्रोथ को समझने के लिए हमें पहले चाइना के पास्ट में जाना पड़ेगा। तभी आप समझ पाओगे कि वो लोग किस हालत से निकले और कैसे आज इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाए। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1931 से। इस वक्त चाइना में सिविल वॉर चल रहा था। केएमटी और सीसीपी दो बड़ी पार्टीज पावर के लिए आपस में ही लड़ रही थी। लेकिन इस पूरे केओस में किसी का भी ध्यान चाइना की असली स्ट्रेंथ पर नहीं था। उस वक्त चाइना के पास कोई एक ऐसा लीडर नहीं था जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सके। पावर पूरे चाइना में बिखरी हुई थी। इसी कमजोरी को देखकर जापान ने सोचा ये चाइना पर कब्जा करने का परफेक्ट टाइम है। असल में जापान का मेन गोल था पूरे एशिया में सबसे पावरफुल कंट्री बनना, और इसके लिए उसे चाहिए था लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज। जापान ने देखा कि चाइना न सिर्फ कमजोर है बल्कि उसके पास आयरन, कोल और दूसरे वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। इसी वजह से 1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। जापान को अपनी आर्मी पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि चाइना को हराना उसके लिए इजी होगा। सालों बीत गए और फिर आया 1937। इस बार जापान ने चाइना पर पूरी तरह से फुल स्केल अटैक कर दिया। यह लड़ाई सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं थी। जापान एशिया को ये दिखाना चाहता था कि वो एक डोमिनेंट पावर है और जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा उसका भी हाल यही होगा। इसी दौरान जापान ने चाइना पर बेहद जुल्म किया। इस पीरियड को हिस्ट्री में नानजिंग मैसेकेयर के नाम से जाना जाता है। जापान ने लाखों इनोसेंट चाइनीज लोगों को मार दिया। 20,000 से ज्यादा माइनर गर्ल्स और वुमेन के साथ रेप किया। छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया। आम लोगों को और चाइनीज सोल्जर्स को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। कई लोगों का सिर काटकर सड़कों पर फेंक दिया ताकि लोगों में दहशत फैल सके। याद रखिए, जापान ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि चाइनीज लोगों को मेंटली कमजोर किया जा सके, उनके हौसले को खत्म किया जा सके। लेकिन जापान ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। अब दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड। जापान नाजी जर्मनी के साथ मिल चुका था। वही चाइना यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका के साथ जुड़ गया और उनका अलाई बन गया। चाइना ने यूएसएसआर और यूएसए का साथ इसलिए दिया क्योंकि जापान ने चाइना का बहुत बुरा हाल कर दिया था और चाइना अकेले जापान से नहीं लड़ पा रहा था। आखिरकार 1945 में चाइना ने जापान को हरा दिया और जापान को चाइना से भागना पड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1946 से 1949 तक चाइना ने दोबारा सिविल वॉर देखा। इसीलिए क्योंकि अभी तक कोई एक स्ट्रॉन्ग चेहरा चाइना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। कोई ऐसा नहीं था जो कि चाइना को डायरेक्शन दे सके। और इसी मोमेंट पर एंट्री होती है माओ जेडोंग की। 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फाउंडेशन रखी। ये वही चाइना है जिसे आज हम जानते हैं। इसीलिए आज तक माओ जेडोंग को चाइना का नेशनल फेस माना जाता है। माओ जब पावर में आया तो उसका मकसद था चाइना को बदलना, लेकिन रियलिटी ये थी कि उसकी एक के बाद एक पॉलिसीज बड़े लेवल पर फेल होती चली गई। इन्हीं गलत पॉलिसीज की वजह से चाइना में 30 से 40 मिलियन लोग भूख से मर गए। माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवोल्यूशन जैसे पॉलिसीज ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत वर्कर्स को फोर्सफुली आयरन मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया गया। प्रॉब्लम ये
थी कि ये वर्कर्स अनस्किल्ड थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बेकार क्वालिटी के आयरन्स ये लोग बनाने लगे जो ना तो कोई यूज का था और ना ही एक्सपोर्ट के लायक था, जिससे पूरी दुनिया में चाइना की बहुत बेइज्जती हुई। दूसरी तरफ माओ ने अमीर लोगों से जमीन छीनकर गरीब किसानों में बांट दी ताकि वो खेती कर सके, लेकिन इस सिस्टम में फार्मर्स को गवर्नमेंट से सिर्फ इतना सपोर्ट मिलता था कि वो 2 वक्त का गुजारा कर पाए। वो जमीन उनके नाम पर नहीं थी, सारी जमीन चाइनीज गवर्नमेंट के नाम पे थी और वो फार्मर्स सिर्फ उस पे काम करते थे और वो काम भी उनसे जबरदस्ती कराया जाता था। न ग्रोथ थी, न इंसेंटिव, न फ्यूचर था। माओ की पॉलिसीज लगातार फेल होती जा रही थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों को भूखमरी और एक्सट्रीम पॉवर्टी का सामना करना पड़ रहा था। 1976 में माओ जेडोंग की मौत हो गई। उसके बाद माओ की ही विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक टेम्परेरी लीडर हुआ गुओफेंग को पावर में रखा गया, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए। और तब एंट्री होती है चाइना के असली हीरो की, डेन जाओपिंग। At this crucial point in China's reform and opening up, Deng Xiaoping once again demonstrated that he possessed the political courage and wisdom needed to guide China along the right path. 中国的时候只要不搞社会主义，不搞开放、改革开放、发展经济，真逐步的改善人民生活，这个我任何一条路都是死路。 डेंग जाओपिंग वो चेहरा है जिसकी विचारधारा पर आज तक चाइना चल रहा है। डेंग ने क्लियरली देख लिया था कि माओ की पॉलिसीज लगातार फेल हो रही थी, इसीलिए उसने एक बात पहले ही डिसाइड कर ली थी कि जो गलती माओ ने की वो उसे दोबारा नहीं दोहराएगा। पावर में आते ही डेंग ने ग्राउंड लेवल से काम शुरू कर दिया। सबसे पहले स्कूल्स और कॉलेजेस खुलवाए और लोगों से फोर्सफुली करवाई जा रही बेकार आयरन मैन्युफैक्चरिंग बंद करवाई। सबसे बड़ी बात, डेंग ने आइडियोलॉजी से फोकस हटाकर इकोनॉमी पर फोकस किया। उसने क्लियर कर दिया कि अब प्रायोरिटी होगी देश का डेवलपमेंट, और इसी वजह से आज तक चाइना में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट चलता है, नेशन फर्स्ट। माओ की जितनी भी फेल्ड पॉलिसीज थी, डेंग ने उन्हें कम्प्लीटली बंद कर दिया। डेंग ने फार्मिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, मतलब फार्मर्स को ज्यादा प्रोडक्शन पर डायरेक्ट प्रॉफिट मिलने लगा। इससे फूड क्राइसिस खत्म हुई और रूरल इनकम रैपिडली बढ़ने लगी। डेंग ने प्राइवेट बिजनेसेस को लीगल कर दिया। शेंजन और सियामेन जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनवाए। फॉरेन कंपनीज को चाइना में आने का ओपन इन्विटेशन दिया। डेंग ने ओपन डोर पॉलिसीज अपनाई, एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल फॉलो किया और एक नया सिस्टम लाया, पायलट स्केल गवर्नेंस, जहां पहले छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट होता था, फिर सक्सेसफुल होने के बाद पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था। एक्चुअली डेंग ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिलोसफी अपनाई, इट डजंट मैटर इफ अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट, इफ इट कैचेस माइस इट्स अ गुड कैट। इसका मतलब ये हुआ कि डेंग के लिए आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती थी, चाहे पॉलिसी कम्युनिस्ट हो या कैपिटलिस्ट, चाहे आइडिया वेस्ट से आया हो या ईस्ट से। अगर कोई चीज काम करती है और अगर वो इकोनॉमी को ग्रो कर सकती है और अगर वो लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है तो वो चीज सही है। और इसी प्रैक्टिकल सोच की वजह से चाइना ने डोगमा छोड़कर डेवलपमेंट चूज किया, आइडियोलॉजी से ज्यादा रिजल्ट्स को इम्पोर्टेंस दी और एक पुअर कंट्री से वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने का सफर शुरू किया। इन सब रिफॉर्म्स का रिजल्ट ये हुआ कि नए बिजनेसेस चाइना में आने लगे, फैक्ट्रीज लगने लगी, जॉब्स क्रिएट हुई और चाइना धीरे धीरे विकास की दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन ये सब अचानक से नहीं हुआ। असल टर्निंग पॉइंट तब आया जब डेंग जाओपिंग यूएसए के टूर पर गए। वहाँ उन्होंने जो देखा उसने उनकी आंखें खोल दी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड लोग, कहीं एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं थी, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक पावरफुल इकोनॉमी। ये सब देखकर जब डेंग चाइना वापस आए तो उन्होंने मन में ठान लिया कि अब मैं चाइना को बदल के रहूंगा। उन्होंने एक बात परफेक्टली समझ लिया था, अगर चाइना को आगे निकलना है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर बनना होगा। और इसी सोच की वजह से आज चाइनीज लोग मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं। तो चलो अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतनी तेजी से आगे ले जाने के लिए चाइना ने क्या क्या किया, ताकि हम उनसे सीखकर अपने देश में वो चीजों को अप्लाई कर सके। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दी? इसका जवाब बहुत सिंपल है। 1978 के आसपास चाइना में लगभग 800 मिलियन लोग गरीब थे, ज्यादातर अनस्किल्ड थे और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। अगर चाइना उस वक्त आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी या फाइनेंस जैसे सेक्टर पर फोकस करता तो ये 800 मिलियन लोग वो काम नहीं कर पाते, और वैसे भी आईटी और ऑफिस बेस्ड सेक्टर्स में कम लोगों की ही जरूरत होती है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर था जहाँ फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा लोगों को काम दे सकती थी।
फैक्ट्री बनाने से लेकर मशीन चलाने तक, पैकिंग से लेकर लोडिंग तक, ये सारे काम वो 800 मिलियन लोग आसानी से कर सकते थे। इसीलिए चाइना ने समझदारी से मैन्युफैक्चरिंग को अपनी पहचान बनाने का डिसीजन लिया और ये डिसीजन बिल्कुल सही प्रूव हुआ। आज के टाइम पर चाइना के मैक्सिमम लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आ चुके हैं और चाइनीज गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से एक्सट्रीम पॉवर्टी चाइना से लगभग खत्म हो चुकी है। उसका नंबर 0 हो चुका है। मतलब चाइना ने 800 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन सवाल ये है, चाइना ने ये सब किया कैसे? और यहीं से शुरुआत होती है चाइना के मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजी की। असल में चाइना की रूलिंग पार्टी सीसीपी पहले से ही कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के एक्सट्रीम वर्जन के खिलाफ रही थी। ये माओ की विचारधारा का हिस्सा था, लेकिन डेंग जाओपिंग ने क्लियरली कहा ये माओ की सोच थी, मेरी नहीं। डेंग ने सीसीपी को कन्विंस किया और कैपिटलिज्म को कंट्रोल्ड फॉर्म में अलाउ करने का डिसीजन लिया। उसने ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया और फॉरेन कंपनीज को चाइना में आने का इन्विटेशन दिया। लेकिन चाइना ने फॉरेन कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और क्लियर बाउंड्रीज भी सेट कर दी। सबसे पहले डेंग ने अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइना में 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनवाए, शेंजन, जुहाई, शांतो और शियामेन। चाइना ने पूरे देश को एक साथ रिफॉर्म नहीं किया, बल्कि पहले एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि ये मॉडल काम करता है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए शेंजन 1979 में शेंजन सिर्फ एक मछुआरों का गांव हुआ करता था, जिसकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 3.1 लाख थी। डेंग ने सोचा शेंजन हांगकांग के बिल्कुल पास है, समुद्र के करीब है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। शेंजन में लो टैक्सेस रखे गए, फॉरेन कंपनीज को एंट्री दी गई, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउ हुए, इजी लैंड यूज पॉलिसी आई और लोकल ऑफिशियल्स को रियल पावर दी गई। और इस सब का रिजल्ट हम सबके सामने है। आज शेंजन में लगभग 18 मिलियन लोग रहते हैं। सिटी की जीडीपी $517 बिलियन के आसपास है और $300 बिलियन से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुका है। शेंजन आज वर्ल्ड का टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हब है, जहां फोन्स, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है। यहीं से चाइना को क्लियर प्रूफ मिल गया कि ये मॉडल काम कर चुका है। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सबसे खास बात ये थी कि इनको बीजिंग से दूर रखा गया था, ताकि अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो पॉलिटिकल डैमेज ना हो। समय के साथ चाइना ने 4 से बढ़ाकर 500 से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए। इन्हें मिलाकर चाइना का स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्लस्टर मॉडल कहा जाता है। और अब सवाल ये है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्लस्टर एक्चुअली काम कैसे करते हैं? चलिए अब इसी को नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझते हैं। जब चाइना को ये समझ आ गया कि उनका मॉडल काम कर चुका है, तो उन्होंने बिना हेजिटेशन के उसी आइडिया को कॉपी करके पूरे चाइना में फैला दिया। ये डेंग जाओपिंग का ओरिजिनल अप्रोच भी था। नए आइडियाज पर काम करो, अगर फेल हो जाए तो उन्हें छोड़ दो और अगर पास हो जाए तो उसी मॉडल को पूरे देश में रेप्लिकेट कर दो। इसी वजह से चाइना का SEZ मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज चाइना में 500 से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। अब यहाँ चाइना ने एक और स्मार्ट चीज किया, जहाँ दुनिया के कई देशों में फैक्ट्री कहीं और होती है, सप्लायर कहीं और लॉजिस्टिक्स बिल्कुल अलग जगह। चाइना ने इसका बिल्कुल उल्टा मॉडल फॉलो किया। चाइना का सिंपल रूल था, सब कुछ एक ही जगह पर होना चाहिए। अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसका सप्लायर पास होगा, असेंबली पास होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी पास होगा, वर्कर्स भी वही रहेंगे और पोर्ट भी नियर बाय होगा, ताकि एक्सपोर्ट में एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो। इस मॉडल का डायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो गई, एक जगह से दूसरी जगह जाने का टाइम बच गया और कंपनीज बहुत फास्ट स्केल करने लगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना का पर्ल रिवर डेल्टा। शेंजन, डोंगवान, पोशान और जुहाई, ये सारे सिटीज इतनी क्लोज हैं कि ये मिलकर एक जाइंट फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। यहाँ हर कंपनी का सप्लायर ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 किलोमीटर दूर होता है। अगर एक फैक्ट्री बंद भी हो जाए तो वर्कर्स को किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना नहीं पड़ता, बस एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में मूव कर दिया जाता है। इन सब चीजों का कंबाइंड रिजल्ट ये निकला कि चाइनीज गाँव के लेबर्स को मास एम्प्लॉयमेंट मिला, एक्सपोर्ट तेजी से बढ़े, डॉलर चाइना में आने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस हुआ, कैपिटल एक्यूमुलेट हुई, टेक्नोलॉजी सीखी गई और सर्विसेज और इनोवेशन पॉसिबल हो पाई। चाइना ने पहले फैक्ट्रीज बनाई क्योंकि उनके पास लोग ज्यादा थे, स्किल कम था। जब लोगों को काम मिला, डिसिप्लिन आया, तब चाइना ने धीरे धीरे सर्विसेज और इनोवेशन की तरफ शिफ्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग ने चाइना को जॉब्स दिए, एक्सपोर्ट दिए और सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन सिखाया। और इसी फाउंडेशन पर आज मॉडर्न चाइना खड़ा है। हम सब रोजाना चाइना की हाई टेक सिटीज, फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स रील्स और शॉर्ट्स में देखते हैं और मन में एक सवाल उठता है, चाइना हमसे इतना आगे कैसे निकल गया, और वो भी इतनी जल्दी, इतनी वेल प्लान्ड सिटीज, इतनी स्मूथ रोड्स और इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा लगता है जैसे चाइना सालों का काम महीनों में कंप्लीट कर देता हो। कभी ब्रिज, कभी एयरपोर्ट, कभी पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी, सब इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? चाइना इतनी फास्ट ग्रो कैसे कर रहा है और कैसे वहाँ इतनी खूबसूरत इमारतें, इतने मॉडर्न रोड्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से खड़ा हो जाता है? तो चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं।
आज जो चमचमाती सड़कें, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हम चाइना में देखते हैं, वो चाइना ने सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं बनाया। चाइना चाहता था कि उसका एक भी काम किसी एक भी वजह से फेल ना हो जाए। चाइना ने ये कभी नहीं सोचा कि ये रोड, ये पोर्ट, ये रेल नेटवर्क मुझे अभी कितना प्रॉफिट देगा, बल्कि चाइना ने ये सोचा अगर आज परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो कल ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सपोर्टर्स के लिए पोर्ट तक पहुंचना सस्ता और फास्ट हो जाएगा। इसीलिए चाइना ने सबसे पहले फोकस किया बिजली, रोड, पोर्ट और रेल नेटवर्क पर। अब समझना जरूरी है कि चाइना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चाइना ने डीप वाटर पोर्ट्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ बना दिए, जिससे एक्सपोर्टर्स के लिए सामान भेजना काफी आसान हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी शिप्स भी यहाँ बिना किसी प्रॉब्लम के साथ रुक सकती है, कार्गो उठा सकती है और 24/7 ऑपरेट कर सकती है। आज चाइना के पास वर्ल्ड क्लास डीप वाटर पोर्ट्स हैं, जैसे शेंजन, शंघाई, निंगबो, चिंडाओ और तियानजिन। दोस्तों, सच तो ये है कि किसी भी देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा बैकबोन होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स, पोर्ट्स और रेल नेटवर्क, और चाइना के पास ये तीनों ही वर्ल्ड क्लास लेवल पर मौजूद है। अगला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हाईवेज। चाइना ने अपने सभी मेजर हाईवेज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन से इस तरह से कनेक्ट कर दिया है कि हर कंपनीज के लिए सप्लायर, रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इजीली एक्सेसिबल हो जाए। इस बात का खास ध्यान रखा गया कि फिनिश्ड गुड्स सबसे फास्ट पोर्ट तक पहुंच सके, और ये रोड्स सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए भी वर्ल्ड क्लास बनाई गई। इसीलिए चाइना में इतनी स्मूथ और खूबसूरत सड़कें दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो फैक्ट्रीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। इसीलिए चाइना ने मैसिव कोल पावर प्लांट, सोलर और विंड फार्म और बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए ताकि देश में इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो और फैक्ट्रीज लगातार चलती रहे। अगला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है रेल नेटवर्क। चाइना ने इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन को इजी और सस्ता बनाने के लिए रेल नेटवर्क को इतना इफेक्टिव कर दिया कि बल्क कार्गो एक जगह से दूसरी जगह टाइम पर और कम कॉस्ट में पहुंच सके। यहाँ तक कि इनलैंड एरियाज का माल भी पोर्ट्स तक एफिशिएंटली पहुंच जाता है। चाइना की पॉलिसी है प्रॉफिट कम हो चलेगा, लेकिन उनको कंट्रोल चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना का सोलर पैनल इंडस्ट्री। चाइना ने मैसिव सोलर फैक्ट्रीज बनाई। मार्केट में सोलर पैनल्स की बाढ़ आ गई, जिससे कि सोलर पैनल्स का रेट घटने लगा। बात यहाँ तक बढ़ गई कि सोलर पैनल्स के रेट मार्केट के प्राइस से 85% तक कम हो गए। अमेरिका और बाकी देश घबरा गए कि ये चाइना वाले कर क्या रहे हैं बे, इतना सस्ता कैसे कर दिया सोलर पैनल्स को। सिर्फ 10 सालों के अंदर दुनिया का 80% सोलर पैनल अकेले चाइना मैन्युफैक्चर करने लगा। आज हर जगह ग्रीन एनर्जी की बात चल रही है, लेकिन इसको पावर चाइना ही करने वाला है। आपको पता है ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? जब कोई कंपनी चाइना में स्टेट बैंक से लोन लेने जाती है तो बैंक ये नहीं पूछता कि आप बिजनेस कौन सा करने वाले हो या बिजनेस से ROI कितना जल्दी मिलेगा, बल्कि उनका सवाल होता है क्या इससे चाइना स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हाँ तो लोन इजीली मिल जाता है। चाइना की SOEs, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का भी प्राइमरी फोकस होता है कि अगर कंपनी लॉस में भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें मार्केट डोमिनेंस चाहिए, उन्हें मार्केट पर कंट्रोल चाहिए। चाइनीज बिजनेसेस अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने के लिए इस हद तक अपने दाम को कम कर सकते हैं कि सामने वाला अपना बिजनेस बंद करने पर आ जाए। ये है मेंटेलिटी चाइनीज लोगों की। चाइना और चाइनीज लोग नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी से चलते हैं, मतलब नुकसान हो चलेगा लेकिन देश आगे बढ़ना चाहिए, और ये सोच CCP ने उनके दिमाग में डाली है। चाइना ने पहले रोड, इलेक्ट्रिसिटी और पोर्ट्स बनवाए, फिर सालों तक कम प्रॉफिट पर माल बेचा ताकि मार्केट में उसकी जगह बन जाए। जब मार्केट कंट्रोल मिल गया तब पावर भी आ गई। चाइना अपने एक्सपोर्टर्स की बहुत ज्यादा मदद करता है। चाइना में स्टेट बैंक्स एक्सपोर्टर को सस्ते लोन देते हैं और उन पर जल्दी रिपेमेंट का प्रेशर भी नहीं होता। गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिबेट भी देती है। एक्सपोर्टर्स के लिए स्टील, पावर, लैंड, रॉ मटेरियल सबको आर्टिफिशियली सस्ता रखा जाता है ताकि एक्सपोर्टर्स बिना किसी टेंशन के सिर्फ अपने बिजनेस और ग्रोथ पर फोकस कर सके। अगर कोई फॉरेन कंपनी चाइना में बिजनेस सेटअप करती है तो उसे कुछ कंडीशन माननी ही पड़ती है। सबसे पहली कंडीशन, उन्हें चाइनीज वर्कर्स को ट्रेन करना होगा। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर करनी होगी। इस रूल को कोई भी कंपनी अवॉइड नहीं कर सकती। साथ ही कोई भी फॉरेन कंपनी चाइना में अकेले बिजनेस नहीं कर सकती। उन्हें लोकल चाइनीज पार्टनर्स के साथ जॉइंट वेंचर में काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी मर्जी से कोई मैनिपुलेशन ना कर सके। ऊपर से चाइनीज लेबर इतनी सस्ती होती है कि कोई भी कंपनी चाइना को छोड़ना ही नहीं चाहती। इन सब का कंबाइंड रिजल्ट ये निकला कि 2010 में चाइना का एक्सपोर्ट $1.5 ट्रिलियन तक पहुँच गया, जो उस वक्त जापान, जर्मनी और USA सबसे ज्यादा था।
रखा। चाइना यही नहीं रुकता, चाइना जानबूझकर अपने करेंसी को कमजोर रखता है। चाइना अपने एक्सपोर्टर्स से सारे डॉलर्स ले लेता है और बदले में उन्हें उतनी ही वैल्यू की चाइनीज करेंसी युआन दे देता है ताकि चाइना के पास डॉलर रिजर्व बढ़ते रहे। करेंसी कमजोर होगी तो इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, लोग कम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। इससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं और चाइना का ट्रेड सरप्लस ग्रो करता है। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते करते चाइना ने लगभग $4 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व जमा कर लिया है। चाइना का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, पहले एक्सपोर्ट करो जिससे डॉलर आएगा, फिर कैपिटल बढ़ेगा, उस कैपिटल का इस्तेमाल करके फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी जिससे लोगों को जॉब मिलेगा और अल्टीमेटली चाइना इससे पावरफुल बन जाएगा। 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुआ। इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज ने जल्दी जल्दी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाइना में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। फैक्ट्रीज बनी, लोगों को रोजगार मिला और चाइना धीरे धीरे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट हब बन गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना आपका काम है। चैनल को भले ही सब्सक्राइब ना करो लेकिन ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना चाहिए। थैंक यू।